नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जो उथल-पुथल और बड़े बदलावों से भरा था। ये वो समय था जब भारत का पहला महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो होता क्या है, उस पावर वैक्यूम को भरता कौन है? यही वो सवाल है जो हमें मौर्योत्तर काल की फैसिनेटिंग कहानी की तरफ ले जाता है। लगभग 185 ईसा पूर्व की बात है। मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। सोचिए, जो एक अखंड भारत था वो अचानक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और सबके सब पावर के लिए आपस में लड़ने लगे। अब इस खालीपन को भरने के लिए एक नहीं कई शक्तियां मैदान में उतरी। और देखिए, ये कोई सिंपल 1 by 1 वाली कहानी नहीं है। शुंग, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, सातवाहन, ये सब एक ही टाइम पर मौजूद थे। कभी लड़ रहे हैं तो कभी साथ में रहे। चलिए आज इन्हीं सब मेजर पावर्स को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन ताकतों से जो मौर्य साम्राज्य के बिल्कुल दिल में, मतलब मगध में ही पैदा हुई। ये थे शुंग और कण्व राजवंश। शुंग वंश की कहानी तो एकदम फिल्मी है। इसके फाउंडर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? सीधे आखिरी मौर्य राजा का काम तमाम किया और गद्दी पर बैठ गए। फिर उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मौर्यों ने तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था और ये यज्ञ ये ब्राह्मणवादी परंपराओं की वापसी का एक जोरदार ऐलान था। और हाँ, 8 में भी इनका बड़ा हाथ रहा। भरहूत स्तूप का विकास इसी दौर में हुआ। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। शुंग काल मतलब ब्राह्मणवाद का रिवाइवल। मौर्यों के बौद्ध धर्म को सपोर्ट करने के बाद ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था। इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा, शुंगों के बाद आए कण्व, पर इनका राज ज्यादा लंबा नहीं चला, करीब 45 साल ही, और वो भी काफी अनस्टेबल था। कह सकते हैं कि ये बस एक ट्रांजिशनल पावर थे, एक पुल की तरह। इनका अंत किया सातवाहनों ने, जिनकी कहानी पर हम बस आने ही वाले हैं। चलिए अब रुक करते हैं नॉर्थ वेस्ट का। वहां तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही थी। वहां से रूलर्स की एक नई लहर भारत में आई और ये अपने साथ नए आइडियाज, नया कल्चर, सब कुछ लेकर आए। इनमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स, जिन्हें यवन भी कहते हैं। इनके सबसे फेमस राजा थे मिनांडर। और पता है, इन्होंने इंडियन कॉइनेज में तो जैसे क्रांति ही ला दी। ये पहले थे जिन्होंने भारत में सिक्कों पर राजाओं की शक्लें छापना शुरू किया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव रहा होगा ये। लेकिन मिनांडर सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वो एक डीप थिंकर भी थे। एक बहुत ही मशहूर बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। इसमें राजा मिलिंद यानी मिनांडर और एक बौद्ध संत नागसेन के बीच फिलोसॉफिकल बातचीत का पूरा ब्यौरा है। और नतीजा, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इंडो ग्रीक्स के बाद आए शक यानी सिथियंस। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करने के लिए एक बड़ी स्मार्ट सिस्टम अपनाई, जिसे कहते हैं क्षत्रप सिस्टम। इसमें होता ये था कि एक गवर्नर, जिसे क्षत्रप कहते थे, राजा के बिहाफ पर एक इलाके को संभालता था। इससे इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना काफी आसान हो गया था। शकों में जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हुए वो थे रुद्रदामन I, और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी याद की जाती है, जूनागढ़ का शिलालेख। पता है इसकी खासियत क्या है? ये प्योर संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है। लैंग्वेज की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब बात करते हैं कुषाणों की। ये वो पावर थे जिन्होंने सही मायनों में भारत को सेंट्रल एशिया और चीन से कनेक्ट किया। इनके सबसे महान राजा कनिष्क, अरे वाह, इनका योगदान तो बहुत बड़ा है। 78 AD में शक संवत की शुरुआत की, सिल्क रूट पर कंट्रोल किया, महायान बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को बढ़ावा दिया। एक लंबी लेगेसी छोड़ गए वो। ये जो मूर्ति है ना, ये कुषाणों की कल्चरल लेगेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यही है गांधार आर्ट स्टाइल। देखिए, इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस साफ दिखता है, एकदम रियलिस्टिक स्कल्पचर है। बुद्ध की मूर्तियों को इस नए अंदाज में बनाना, ये सीधे सीधे उनके महायान बौद्ध धर्म को सपोर्ट करने से जुड़ा था। अच्छा, तो जब नॉर्थ इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त डेक्कन में एक और बड़ी ताकत उभर रही थी। तो चलिए अब जरा साउथ की तरफ चलते हैं और जानते हैं पावरफुल सातवाहन वंश की कहानी।
सातवाहनों ने डेक्कन में एक सॉलिड एम्पायर खड़ा किया। इनके सबसे ताकतवर राजा थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने शकों को हराया। इनकी एक बड़ी यूनिक सोशल कस्टम थी। राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र मतलब गौतमी का बेटा। रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड ने इन्हें बहुत अमीर बनाया और इन्होंने ही ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा भी शुरू की। एक और खास बात, गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण का टाइटल भी मिला हुआ था। इससे पता चलता है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कितना सपोर्ट करते थे। तो इतने सारे अलग अलग राजवंशों को देखकर क्या लगता है, क्या ये सिर्फ केओस और लड़ाई झगड़े का दौर था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो ये वक्त था अलग अलग कल्चर्स के एक जबरदस्त मेल जोल और डेवलपमेंट का। चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं मेन पॉइंट्स का। शुंग, पुष्यमित्र और ब्राह्मणवाद का रिवाइवल। इंडो ग्रीक, मिनांडर और मिलिंदपन्ह। शक, रुद्रदामन और संस्कृत का शिलालेख। कुषाण, कनिष्क और महायान बौद्ध धर्म। और आखिर में सातवाहन, गौतमीपुत्र सातकर्णी और शकों पर उनकी जबरदस्त जीत। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भले ही पॉलिटिकल लेवल पर देश बटा हुआ था, लेकिन मौर्योत्तर भारत, कल्चरल इंटीग्रेशन,